वक्फ बोर्ड 9,40,000 एकड़ जमीन को मैनेज करता है, जिसकी टेंटेटिव वैल्यू बताई जाती है 1,90,000 करोड़ रुपया। 3 प्रकार के वक्फ होते हैं। मुंबई में रॉयल पाम इस्टेट की जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में है, उसके ऊपर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया था। दोस्तों नमस्कार। वक्फ अमेंडमेंट बिल हाल ही में पार्लियामेंट में लाया गया था। उससे जुड़े सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है, लेकिन वक्फ से जुड़े विवादों का थमने का कोई नामो निशान नहीं है। ये इशू इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझने के लिए कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन रेलवेज के अलावा तीसरी जगह पर सबसे ज्यादा अगर जमीन किसके पास है तो वो है वक्फ बोर्ड। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड 9,40,000 एकड़ जमीन को मैनेज करता है, जिसकी टेंटेटिव वैल्यू बताई जाती है 1,90,000 करोड़ रुपया। कई बार यह देखा गया है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर और कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज के ऊपर भी अपना खुद का हक जताया गया है, जो कि सरासर इल्लीगल है। 2019 में लखनऊ के हज हाउस के ऊपर वहां के वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जताया था। केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड का यह दावा खारिज कर दिया। मुंबई में रॉयल पाम इस्टेट की जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में है, उसके ऊपर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया था। केस बॉम्बे हाईकोर्ट में गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस क्लेम को इल्लीगल बताया। ऐसे ही केसेस हैदराबाद के तेलंगाना भवन और कोलकाता के इस्लामिक सेंटर के बारे में हो चुके हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बनाई गई है, बावजूद इसके इस प्रॉपर्टीज के ऊपर वक्फ बोर्ड की तरफ से अपना क्लेम किया गया। हाल ही में कर्नाटक के विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीब 15,000 हेक्टर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। उतना ही नहीं तो वहां के जो किसान हैं, जिनकी ये जमीनें हैं जहां पे वो अभी खेती करते हैं, ऐसे किसानों को भी नोटिस भेजा गया है कि वो तुरंत जमीन खाली कर दें, क्योंकि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड की ऐसी हरकतों से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय परेशान हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वक्फ क्या होता है, उसकी पावर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, अभी जो इश्यूज हो रहे हैं वो क्या है और क्यों हैं, और ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है वो अमेंडमेंट बिल एग्जैक्टली क्या है। दुनिया के हर एक धर्म में चैरिटी करने को कहा गया है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो उस प्रॉपर्टी का या पैसे का कुछ हिस्सा समाज के लिए डोनेट करना चाहिए, ऐसा ऑलमोस्ट हर एक धर्म के अंदर बताया गया है। मुस्लिम समाज में भी चैरिटी करने को कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन है, प्रॉपर्टी है, और वो उस प्रॉपर्टी के अंदर का कोई हिस्सा, कोई प्रॉपर्टी, चाहे फिर वो जमीन हो, फ्लैट हो, बंगलो हो, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो जो कि लॉ के हिसाब से डिफाइंड है, उस प्रॉपर्टी को अगर वो समाज को डोनेट करना चाहे तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ कहा जाता है। 3 प्रकार के वक्फ होते हैं। एक है परमानेंट वक्फ, मतलब अगर प्रॉपर्टी डोनेट कर दी तो वो वक्फ जो है वो परमानेंट हो गया, वो प्रॉपर्टी मेरे पास वापस नहीं आ सकती। दूसरा प्रकार है टेम्पररी वक्फ, मतलब ये जो प्रॉपर्टी मुझे डोनेट करने की इच्छा है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही मुझे डोनेट करनी है। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रॉपर्टी से मिलने वाला जो भी इनकम है, उस टाइम पीरियड के लिए उतना ही इनकम समाज के लिए काम आएगा, और वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी। और तीसरा प्रकार है फैमिली वक्फ। फैमिली वक्फ मतलब जो प्रॉपर्टी मैं डोनेट कर रहा हूं उसका लाभ सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स को ही मिलेगा। ये 3 प्रकार के वक्फ होते हैं। अब ये जो भी प्रॉपर्टीज एज अ वक्फ डोनेट की जाएगी, इन सभी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए कोई तो संस्था होनी चाहिए, और इसीलिए 1995 में एक कानून पारित किया गया जिसका नाम है वक्फ एक्ट 1995। इस कानून के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया।
पूरे देश के वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने वाली एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। हर राज्य में स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए गए जो कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड्स के मैनेजमेंट के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमिटीज बनाई गई जो कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स को रिपोर्ट करती है। वक्फ बोर्ड्स को कई पावर्स दी गई है। वक्फ बोर्ड नई प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करवा सकता है एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका मैनेजमेंट भी वक्फ बोर्ड कर सकता है और उन प्रॉपर्टीज से आने वाला इनकम वक्फ बोर्ड का हो जाता है। वक्फ बोर्ड का जो भी इनकम होता है उस इनकम को समाज के लिए खर्च करने का अधिकार भी वक्फ बोर्ड को दिया गया है। और वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स है, कोई इश्यूज है, तो उससे रिलेटेड सर्वेलेंस और इन्वेस्टिगेशन करने की पावर्स भी वक्फ बोर्ड के पास दी गई है। दोस्तों, अगर हम इस कानून के सामने देखें तो हमें कोई इशू नजर नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब दी हुई पावर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है। वक्फ बोर्ड का एक अधिकार है कि वो नई प्रॉपर्टीज को एज अ वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन यह है कि उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो विलिंगली, वॉलंटरी, स्वेच्छा से उस प्रॉपर्टी को अगर डोनेट करे तभी उसको एज अ वक्फ कंसिडर करना चाहिए। लेकिन कई केसेस में ऐसा हुआ है कि जो ओनर है उसकी कोई इच्छा नहीं है प्रॉपर्टी डोनेट करने की, फिर भी जबरदस्ती से फोर्सफुली उस प्रॉपर्टी को एज अ वक्फ डिक्लेयर किया गया और रजिस्टर किया गया। कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि सरकारी है, फिर भी उन प्रॉपर्टीज के ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। दूसरा इशू यह है कि वक्फ बोर्ड की इनकम का लाभ पूरे मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि बहुत ही चुनिंदा लोगों को, उनके रिश्तेदारों को और मुस्लिम समाज की बहुत ही चुनिंदा कम्युनिटीज को इस इनकम का लाभ मिलता है, बाकी ज्यादातर लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। जो लोग अमीर है, जिनको किसी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ रिश्ते नातों की वजह से, पहचान की वजह से वक्फ का बेनिफिट ऐसे लोगों को दिया गया और जिनको मिलना चाहिए था उन तक ये बेनिफिट नहीं पहुंचा है। भारत में हुई जनगणना के हिसाब से 31% मुस्लिम समाज बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब दरिद्र रेखा के नीचे है। इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता का प्रमाण मुस्लिम समाज में इतर समाजों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। उन्हें रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। ऐसा होने के बावजूद भी उन गरीबों तक वक्फ का कोई भी लाभ नहीं पहुंच पाता है। मुस्लिम समाज में कई छोटी छोटी कम्युनिटीज है, जैसे कि इस्माइलिया कम्युनिटी, अहमदिया कम्युनिटी, बोहरा कम्युनिटी, शिया पंथ के मुसलमान। इन लोगों तक कहीं पे भी वक्फ बोर्ड का कोई फायदा नहीं पहुंचता है। तीसरा बड़ा इशू यह है कि वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट कमिटीज पर की जाने वाली अपॉइंटमेंट। आज जितनी भी वक्फ बोर्ड की कमिटीज है उनके ऊपर ज्यादातर सुन्नी मुस्लिमों को अपॉइंट किया गया है। शिया मुस्लिम्स या इस्माइलिया कम्युनिटी या बोहरा कम्युनिटी या किसी और कम्युनिटी के, मुस्लिम समाज की किसी और कम्युनिटी के मेंबर्स को इन कमिटीज के ऊपर अपॉइंट नहीं किया जाता। इसी की वजह से वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में और लाभ मिलने वाली कम्युनिटीज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। इन सभी इश्यूज के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल लाया गया है। उद्देश्य यह है कि ये जो भी मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है और बाकी सारे जो भी इश्यूज है, इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। इसका और एक उद्देश्य यह है कि मुस्लिम समाज के सभी कम्युनिटीज को, फिर चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, बोहरा हो, इस्लामिया हो, अहमदिया हो, इन सभी को वक्फ कमिटीज के ऊपर रिप्रेजेंटेशन मिले। वक्फ प्रॉपर्टी जब डोनेट की जाती है तब उसकी मैनेजमेंट के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से मुतालिक अपॉइंट किया जाता है। कई बार ये मुतालिक जो होते हैं वो नियम के बाहर जाके काम करते हैं और इसकी वजह से इश्यूज के अंदर बढ़ोतरी होती है। इन इश्यूज को स्टॉप करना भी अमेंडमेंट बिल का एक उद्देश्य है। जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड ने एक्वायर की है या फिर उनके ऊपर क्लेम किया है, ऐसी सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड से फ्री करना इस बिल का एक उद्देश्य है।
उतना ही नहीं तो गोइंग फॉरवर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, उसका वेरिफिकेशन मैंडेटरी होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वेरिफिकेशन जो आप आज सर्वे ऑफिसर्स कर रहे हैं वो वेरिफिकेशन इसके आगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज हैं, इसके आगे अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो वो इश्यूज पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ले जाए और वहां पे रिजॉल्व करने की कोशिश करे, ना कि वक्फ कमिटी के पास। यह भी एक प्रावधान इस अमेंडमेंट बिल के अंदर दिया गया है। ओवरऑल सर्वसमावेशक, पारदर्शक और निष्पक्ष इस तरह से वक्फ बोर्ड का काम चले, यह इस अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य है। अगर आपको लगता है कि यह अमेंडमेंट बिल, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल सही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर इन केस अगर आपको लगता है कि यह अमेंडमेंट बिल नहीं लाना चाहिए था या फिर लाना गलत है या फिर उसके अंदर और कुछ सुधार की जरूरत है तो आपके विचार हमें जरूर कमेंट्स के अंदर लिखकर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।